Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Warrior for G, NEET or Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 3 of P block elements means group 15 or the nitrogen family. In this lecture we will discuss about atomic or covalent radius of nitrogen family. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th CBSE board exam. So let's start without delay. But kindly request, please लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक रेडियस किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं और वो ऐसा क्यों होता है, एक्सेप्शनल केस कहां पर हैं और इनका एक्सेप्शनल केस होने का क्या रीजन है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि एक्सेप्शनल केस आ गया, तो उनके रीजन भी आपको जानना होंगे, तभी आपके मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिंपल इंक्रीजेस या डिक्रीजेस किसी कैरेक्टर को कह देने से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए आपको सभी का रीजन जानना बहुत कंपलसरी है। तो चलिए आज मैं लेक्चर में आपको कंप्लीट सिखाता हूं कि कैसे इंक्रीज होते हैं, कैसे डिक्रीज होते हैं। पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आपको होते, तो इस साइड में ऐसे है, पीरियड नंबर 1 2 3 इस टाइप से लेंगे आपको, और इस तरीके से आपको उनको पीरियड कहा जाएगा। तो ये पीरियड हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप की स्टडी अगर आप करें तो सबसे पहले उनके पीरियड्स की जानकारी लेना। ये पीरियड है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड है। उसके बाद चूंकि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, ग्रुप 15 की, तो मैं आपको कंपैरिजन किससे कराऊंगा, इससे पहले वाले ग्रुप से। अगले वाले ग्रुप का कंपैरिजन अपने आप हो जाएगा, ठीक है, वो तो हमें पढ़ना ही है ग्रुप बाय ग्रुप। तो पी में हमें 15 के पहले कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप 14। इसको देखिए, ग्रुप 14 में यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड में आता है, ध्यान से देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और नीचे भी कोई एलिमेंट हमने स्टडी में नहीं लिया है क्योंकि वो अननिल वाले मामले में चला जाता है। हमें इन्हीं एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी आपके सिलेबस में। फर्स्ट में तो कोई है ही नहीं, सेकेंड से स्टार्ट है, 14 ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। पूरी डिटेल स्टडी बता रहा हूं आज आपको एटॉमिक रेडाई की, ध्यान से देखना, मेन चीज आपको निकल के लास्ट में ही आएगी। अब मैं यहां पर ग्रुप 15 के एलिमेंट लिखता हूं जिससे आपको उससे कंपैरिजन हो जाए इसके पहले कौन सा एलिमेंट था। तो देखिए यहां पर मैं ले रहा हूं ग्रुप 15 जो हमारा मेन आज टॉपिक है। इसमें यहां पर कोई एलिमेंट नहीं होता, यहां पर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो यहां डैश लगा दीजिए। ये हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। तो हमें आज जो पढ़ना है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडाई पर क्या अंतर आएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी इधर से इधर को जाते हैं,
तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, क्यों होती है, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है, पूरा फैक्ट जानना है हमें। तो हम देखते हैं कि ग्रुप 15 में जो एटॉमिक रेडाई है, इसको याद नहीं करना लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं। एटॉमिक रेडियस रेडाई लिखते हैं, एटॉमिक रेडाई कितनी, ग्रुप 15 की, मैं ग्रुप 14 की नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आज का ये है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। एटॉमिक रेडाई इनकी होती है, नाइट्रोजन का होती है 70 pm, ये पिकोमीटर में रहती है। ये होती है 110 pm, ये होती है 121 pm, ये होती है 141 pm, ये होती है 148 pm। सभी एटॉमिक रेडाई को आप नहीं रट सकते, और मैं नहीं भी, यही बात आपको मैं भी बताऊंगा कि आपको सभी एटॉमिक रेडाई याद नहीं करना है जैसे मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। ये केवल आपको इसलिए मैंने बताया है कि इससे आपको कंपैरिजन दिखाई देगा आखिर कि किस तरीके से जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वो किस तरीके से बन जाते हैं। आपको ये याद नहीं करना, बस समझने के लिए लिखा हुआ है। यहां आपको देख के पता लग गया होगा ये 70 है, ये 48 है, बस ये देखते हैं आप लोग। तो रियली में आपको क्या दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडाई, बिल्कुल राइट है कि अगर हम अप एंड डाउन कंडीशन में नीचे जाएं, डाउन द ग्रुप जाएं, तो एटॉमिक रेडाई इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन सही हो गया 12th लेवल पर, केवल 12th लेवल पे ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन अगर इसको कंपटीशन में घुमा दिया जाए तो आप बहुत ही संकट में पड़ सकते हैं और आपकी क्वेश्चन को ऐसे ऐसे पॉइंट लिख के देंगे कि आप ना समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, एक और नई चीज मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक रेडाई मैंने लिख दिया, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप क्या देखेंगे कि यहां से यहां तक जो एटॉमिक रेडाई है 70 से लेकर 110 तक, ये देखिए ज्यादा इंक्रीज, देखो डिफरेंस देखो 70 और 110 के बीच में कितने का डिफरेंस है, लगभग 40 pm का डिफरेंस है, ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद यहां से देखिए, ये जब यहां 40 का डिफरेंस है तो इसमें और ज्यादा होना चाहिए, इसमें और ज्यादा होना चाहिए, इसमें और ज्यादा होना चाहिए। इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा साइज भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ तो रहा है। लेकिन कंपैरेटिव भी देखेंगे कि यहां से यहां तक आप देखेंगे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ में आप देखो एटॉमिक रेडाई उस कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस कंपैरिजन में इंक्रीज होना चाहिए। तो जो डिफरेंस यहां था वो डिफरेंस यहां नीचे नहीं है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन कम, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनिए, ये यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां पर कम इंक्रीज हुआ। इंक्रीज तो हुआ लेकिन कम इंक्रीज, लेस इंक्रीजेस, जबकि होना चाहिए ज्यादा इंक्रीजेस। तो कंप्लीटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन टू फास्फोरस मोर इंक्रीजेस एंड आर्सेनिक, ये वाला आर्सेनिक टू बिस्मथ लेस इंक्रीजेस। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है? हम ज्यादातर बुक में या जहां से भी पढ़ते हैं तो बोल देते हैं ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेप्शनल भी केस होता है तो उसका कोई रीजन होता है, वो भी आपको जानना होगा, तब आपकी कॉम्पिटिटिव अप्रोच अच्छी बन सकती है। तो हम इस चीज को जानने के लिए आपको आगे बढ़ते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखो, और लेफ्ट टू राइट की बात करें, यहां पर देखो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ अगर हम जाते हैं ऐसे, तो एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होती है। यहां पर मैंने कार्बन का नंबर नहीं बताया, बस आपको ये बताया हूं कि लेफ्ट टू राइट जाए किसी भी पीरियड में, कार्बन टू नाइट्रोजन, सिलिकॉन टू फास्फोरस, जर्मेनियम टू आर्सेनिक, टिन टू एसबी, या आगे अगर जाते हैं तो नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन से और आगे जाते हैं फ्लोरीन की तरफ, और आगे ले जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे चलते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होती है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इसको रट लीजिए, ये तो बिल्कुल कॉमनली है।
लेकिन किस तरीके से ऐसा होता है वो आप देख लीजिए। पहले मैं यहां 2 पॉइंट नोट कर दूं, उनको आप अच्छे से देख लें। देखो ये एटॉमिक रेडियस, अब यहां लिख रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट, समझ लो अच्छे से, कोई ज्यादा लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं। एटॉमिक रेडाई लेफ्ट टू राइट यानी कार्बन से नाइट्रोजन की ओर, यानी पूरे कंप्लीट पेरियोडिक टेबल में आप पी ब्लॉक में देखिए तो ये लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं मैं। कंपेरिजन यहां पर इन 2 एलिमेंट से कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन के पहले कार्बन आता है, तो क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बनेगा पहले, तो दूसरे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जहां जहां एक्सेप्शनल केस होगा उसका मतलब बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडाई में, तो यहां लिख सकते हो डिक्रीजेस, क्या हो रही है, डिक्रीजेस। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और अगर इसी एटॉमिक रेडाई की मैं बात करूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तो यहां पर मैं लिखूंगा इंक्रीजेस। ये बात आपको समझ में आई। ओवरऑल मैंने आपको 12th क्लास के लिए इतना बता दिया, अभी मैंने कंपटीशन की बात नहीं की है। एटॉमिक रेडियस अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, और अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं एक ही ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। बात क्लियर हो गई। ये हमारा शॉर्ट बात होगी 12th लेवल की। अब हम सीखते हैं कि यहां पर एटॉमिक रेडाई डिक्रीज हुआ तो क्यों, मेन बात आएगा पॉइंट में क्यों ऐसा होता है। तो इसका रीजन है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इफेक्टिव, एक ही वर्ड याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। हमेशा ध्यान रखना जब भी लेफ्ट टू राइट की बात की जाएगी कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो रीजन क्या है, तो आप बताएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक ही वर्ड याद रख लीजिए, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर एटॉमिक रेडियस कम होगा। इसका एक और रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों हुआ, तो सिंपल सा रीजन है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेम सेल में फील्ड होता है, यानी एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। बात को ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि यहां पर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिखाने के लिए नहीं मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं, क्योंकि इसके लिए तो मैंने 11th क्लास वाले टॉपिक में आपको सिखाया है। लेकिन यहां पर चूंकि बात आई है तो कुछ स्टूडेंट 12th में पहुंचने के बाद भी इस चीज को नहीं समझ पाते, वरना मैं डायरेक्ट बताता कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है।
यहां मैंने ये भी आपको बता रहा हूं कि क्यों होता है, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो साइज इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज कम होगा। राइट, ये रीजन आपको सभी जगह यूज करना है। अब आगे बात आती है डाउन द ग्रुप इफेक्ट, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसमें दो दो बातें आ रही हैं कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक मोर इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस, और आर्सेनिक टू बिस्मथ लेस इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपको दो रीजन आपको याद रखना पड़ेंगे। नंबर वन, देखिए ये तो ये बात याद रखो, इंक्रीजेज का मींस मतलब क्या है। नंबर वन ये याद रखो, नाइट्रोजन टू फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं पहले। ओके, इसको मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सिखाऊंगा, ध्यान देना, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। नाइट्रोजन टू फास्फोरस हम जा रहे हैं, यहां तक आपका एटॉमिक रेडियस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। देख भी रहे, देखिए 70 से 110 pm। तो इसका मतलब है, रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक तो ये चीज याद रखना, बताऊंगा कम या ज्यादा। और दूसरा होता है शील्डिंग, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट। किसी बुक में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी आपको मिलेगा। ये दो इफेक्ट काम करेंगे ऊपर से नीचे। एक चीज और, एडिंग न्यू सेल। देखिए 3 पॉइंट आपके काम आएंगे यहां पर। नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम इंक्रीज होगा, यानी लेस इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस इंक्रीजेज। अभी सारी बात बताऊंगा क्यों लेस इंक्रीजेज। पॉइंट तो लिखे आएंगे ना कि ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो लेस इंक्रीजेज, मोर इंक्रीजेज, फिर इसके बारे में भी लेस मोर लिखा होगा, ये भी लेस और मोर लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस इंक्रीजेज। क्यों लेस इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहां पर शील्डिंग इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट होगा मोर increases। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और एडिंग न्यू सेल, हर नाइट्रोजन से फास्फोरस जाओगे एक न्यू सेल ऐड हो जाएगी, फिर फास्फोरस से आर्सेनिक में जाओगे एक न्यू सेल ऐड हो जाएगी, आर्सेनिक से एंटीमनी जाओगे फिर एक न्यू सेल ऐड हो जाएगी, एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाओगे फिर एक न्यू सेल ऐड हो जाएगी। हर बार एक न्यू सेल, एक एनर्जी सेल, एक एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो रेडियस तो बढ़ेगा। अब बात तो यहां आ रही है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है रेडियस, और फास्फोरस के आगे आर्सेनिक टू बिस्मथ कम इंक्रीज हो रहा है। दो रीजन है नाइट्रोजन फास्फोरस के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस इंक्रीजेज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये आपको मैं थोड़ा सा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझो। देखिए ये है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1H2 2H2 एंड 2P3। ओके, अब मैं यहां पर फास्फोरस को लिख रहा हूं।
ये रहा फास्फोरस, ये होता है इसका 15। इसको लिखूंगा मैं 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इफेक्टिव यानी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, ये कम इंक्रीज हो रहा है क्यों, और शील्डिंग इफेक्ट मोर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा क्यों? इसका रीजन आप केवल इससे सीख सकते हैं। देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है सेकेंड सेल में, यहां देखो ध्यान से, ये सेकेंड सेल है 2H2 2P3 और यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है थर्ड सेल में, देखिए 3H2 3P3। एक सेल बढ़ गया यहां से 2H2 2P3 से यहां पर 3H2 3P3 में गया इलेक्ट्रॉन, यानी एक सेल इंक्रीज हुई तो साइज तो बढ़ेगा। जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो साथ में जो इनर सेल होती है, इनर सेल क्या होती है, यहां ये नाम आप जान लो, यहां पर ये वाली सेल देखो 2H2 2P3, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। और इसके पहले देखिए ये क्या कहलाता है, ये 1H2 बचा अंदर वाला, इसको बोलते हैं नोबल गैस कोर। ये नोबल गैस कोर कहलाता है अंदर वाला, यानी इनर सेल को बोलते हैं नोबल गैस कोर और आउटर मोस्ट को आउटर मोस्ट सेल बोला जाता है। तो नोबल गैस कोर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसको बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन से भी अंदर कौन होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस के जो चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। यानी इन्हीं इलेक्ट्रॉन में नोबल गैस कोर और आउटर मोस्ट सेल में क्या हो रहा है, रिपेलिंग भी होती है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन अपनी ओर अट्रैक्ट भी करते हैं, ये नेचुरल है, ऐसा होता ही है हर किसी में। अब यहां पर बात आती है, अगर यहां पर आउटर मोस्ट सेल को नोबल गैस कोर के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये पास पास में नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों पास पास में है, इनमें कोई ज्यादा दूरियां नहीं है, तो ये ज्यादा रिपेल कर रहे हैं। जब ये हमेशा ज्यादा रिपेल करेगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन अपने कम अट्रैक्ट करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जस्ट अपोजिट होते हैं। शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम काम करेगा, यानी अपनी ओर कम अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट। तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है नाइट्रोजन से। फास्फोरस की तरफ देख लीजिए, ये हमारा है नोबल गैस कोर और ये है हमारा आउटर मोस्ट सेल, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैं NGCOMS। तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज ज्यादा इंक्रीज होगा। ओके, अब बात आती है कि फास्फोरस से नीचे अगर अपन जाते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों ही इफेक्ट वहां भी लगते हैं, लेकिन यहां पर साइज कम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज तो हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है। उसके लिए क्या मेन रीजन है, चलिए इसको भी मैं अभी आपको सिखाता हूं। तो देखिए इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, एक दो से काम चल जाएगा। देखिए जैसे ये आर्सेनिक है, देखो ध्यान से, ये है आर्सेनिक, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है,
इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का है देखो 7, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 7, मैंने आपको बताया अभी। ये होता है 15, इसमें 18 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 33। ओके, ये है। तो यहां पर मैंने लिखा 33। ये मैंने आपको कल निकालना सिखाया था नहीं प्रीवियस वीडियो में कि कैसे एटॉमिक नंबर याद करना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 में जोड़ते चले जाते हैं। वो आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिए अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो। उसी से मैंने ये लिखा है, देखो मुझे याद नहीं था, मैंने उसी हिसाब से उसको लिखना सीखा। आर से लिखा 33। अब इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं और बताता हूं क्या इसमें रीजन रहेगा, एक्सेप्शनल केस क्यों हो जाता है। 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6। अब एक चीज और मैंने कल बताई थी, देखिए आर्सेनिक कहां पर 4th पीरियड में है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 4p में एंड होगा। 3H2, 3P6, 4H2, 3D10 और 4P3। देखिए ये आ गया। ओके, अब देखिए इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी है और यहां पर नोबल गैस कोर कौन सी है। नोबल गैस कोर का मतलब है जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडोन, इनमें से किसी के भी जो मेल खाएगा वही हम नोबल गैस कोर को लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो देखिए ये है यहां पर नोबल गैस कोर, ये देख लीजिए 2 और 2 4 से 10 और 2 12 6 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन का होता है 18, तो ये कहलाता है नोबल गैस कोर, नोबल गैस कोर। और ये है हमारा 4H2, 4P3, लेकिन साइड में डी भी आ गया है इसमें। 4H2, 4P3 को बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल। सिंपल सा रीजन है, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस में ये बात लिखी हुई मिलेगी कि आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो अब क्या होता है, इन दोनों चीजों को फिर देखना, ये एडिंग न्यू सेल तो ऐड हो रही है। देखिए यहां पर 3P3 था, यहां पर 4P3 आ गया, न्यू सेल ऐड हो रही है, सब में हो रही है। इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ा, इससे तो हमारा रेडियस बढ़ ही रहा है। अब कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है ये देखना है। तो देखिए यहां पर ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, सिंपल वे में बता रहा हूं। और इसके बावजूद भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट करना कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। यहां पर सिंपल सा फंडा डी की वजह से डिस्टरबेंस हुआ। किसकी वजह से डिस्टरबेंस हुआ? इस डी की वजह से। आउटर मोस्ट सेल में डी कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन या एफ कंप्लीट फील्ड इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं आउटर मोस्ट सेल के बीच में, तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि यहां पर बीच में डी इलेक्ट्रॉन आ गए तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल कर पाएंगे। ये कम रिपेल करते हैं क्योंकि भीड़ बात साथ में आ गई ना, 3D इलेक्ट्रॉन आ गए, अब ये कम रिपेल कर पा रहे हैं, राइट। डी के आने से पहले ऐसा नहीं था, सब में 4s, 4p, 3s, 3p, 2s, 2p है, बीच में कुछ नया आ गया, 3D इलेक्ट्रॉन आ गए या 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते जैसा कि बिस्मथ में होगा। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में डी इलेक्ट्रॉन या एफ इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाते हैं तो हमेशा हमेशा शील्डिंग इफेक्ट कम काम करेगा, यानी ये इनको कम रिपेल करेंगे। जब ये कम रिपेल करेंगे इनको तो इसका फायदा कौन उठाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करने लगते हैं। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? डी इलेक्ट्रॉन की वजह से अब यहां पर लिख देता हूं रीजन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे उल्टा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इंक्रीजेस। अब यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा काम कर रहा है फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। शील्डिंग इफेक्ट लेस इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट लेस इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर लिखूंगा लेस इंक्रीजेस फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, दोनों हुए तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस लेस इंक्रीजेस, लेस इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस देख लीजिए, यहां पर लेस इंक्रीज हो रहा है आर्सेनिक टू, यहां पर ये लिख दूं मैं, यहां पर लेस लेस इंक्रीजेस, यहां पर क्या हो रहा है, मोर इंक्रीजेस SES। देखिए यहां से लेकर यहां तक मोर इंक्रीजेस, यहां से यहां तक लेस इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर इंक्रीजेस, मैंने बताया क्यों ऐसा हुआ कि नोबल गैस कोर के जो इलेक्ट्रॉन है और इसको जो है ये कम रिपेल करेंगे, तो इसमें लिखा है लेस इंक्रीजेस। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर ज्यादा काम करेगा। अगर ऐसे भी याद नहीं रहे तो आप सिंपल याद रख सकते हो कि जहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम काम करेगा। ये ऐसा कब होगा, जब एक ही सेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज होगा और रेडियस डिक्रीज होगी, और ऐसा केवल लेफ्ट टू राइट जाने पर होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमेशा न्यू सेल्स ऐड होगी हर सेल के साथ में। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आया, नया एलिमेंट आया, न्यू सेल ऐड हो जाएगी। न्यू सेल ऐड होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर आउटर मोस्ट सेल में डी नहीं है, आउटर मोस्ट सेल में डी नहीं है बीच में, तो हमेशा ये कंडीशन आएगी तीनों। और आउटर मोस्ट सेल में डी बिल्कुल नहीं है तब ये कंडीशन, डी है तो ये कंडीशन, ये डी वाली कंडीशन है, ये विदाउट डी वाली कंडीशन है। अब आप इसे अपने ध्यान से करने की कोशिश करना, कंफ्यूजन जबरदस्त रहता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह समझेंगे, अगर अगले बारे में आप एंटीमनी में जाओगे तो यहां पर आपको 4D आ जाएगा, 3D अंदर चला जाएगा जो नोबल गैस कोर में होगा, और अगर बिस्मथ में जाओगे तो इसमें 4F भी आ जाएगा डी के साथ साथ में, तो 4F आएगा तो फिर वही चीज होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम काम करेगा, शील्डिंग इफेक्ट लेस इंक्रीजेस। ठीक है, आपको ये अब सब चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं इस वीडियो को बनाने के लिए चाहता तो एक लाइन में सिखा देता, सीधा ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इतनी बात कह देता, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये 12th लेवल की बात है। कंपटीशन का क्वेश्चन करने पर एक पॉइंट्स आपको ऐड करके में देना पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा कोर कहलाता है और किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होने में कौन सा सेल इसमें योगदान देता है।
अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपने रियल में मेरे इस लेक्चर को सुना है तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं, कई बच्चे एक बार सुनने के बाद समझ में नहीं आ पाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी आपके सामने आएगी। बार बार देखते रहिए, बार बार आप इसको देखिए, बार बार देखोगे क्वेश्चन क्लियर होंगे। हर वीडियो को देखोगे, पीछे मुड़ के जाओगे, पिछले वीडियोस में जाओगे तो आपको चीजें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। बीच में से अगर देखोगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, उसके पहले भी जो चीजें दिखाई है आप पूरे टॉपिक को क्रम से देखते जाइए। मैं कभी कोई चीज को छोड़ता नहीं हूं, हर चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो आप उसे ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट किया करें, जिससे मुझसे क्वेश्चन पूछने में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, वीडियो देखने के बाद अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी समस्याएं लिखिए, और मैं उन समस्याओं को देखूंगा और आपको हल किया उसमें जवाब भी दूंगा। समस्याएं आप ऐसी पूछा करें जो आपने इसमें देखी हूं, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको भी देख लें, इससे मुझे ज्यादा आंसर देने में दिक्कत ना आए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।